डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया का मुहाज फतह करने और पीटीआई की एहतजाजी सियासत का मुकाबला करते हुए शहबाज हुकूमत ने 1 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, मगर अब हुकूमत को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की सूरत में एक नया चैलेंज दरपेश है। अपोजिशन जमातें हुकूमत से मुस्ताफी होकर नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं और अब बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से एक बार फिर रमजान के बाद दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान किया है। इस हवाले से उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि अपोजिशन जमातों को मुतहरिक करें, लेकिन सवाल यह है आया मौलाना इस इत्तेहाद और तहरीक का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि मेल मुलाकातें तो हो रही हैं लेकिन कुछ न कशमकश भी जारी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। शेर अफजल को पार्टी से निकालने के बाद कल शुएब शाहीन और फवाद चौधरी की लड़ाई जबान ज़दे आम है। हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ की अंदरूनी खलफशार राहत का बायस है। हुकूमत मुआशी हवाले से भी मुतमईन है। उनके मुताबिक मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन है और IMF की कारकर्दगी से मुतमईन है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर IMF इतना ही मुतमईन है तो इस इदारे की जानिब से इतनी माइक्रो लेवल छानबीन किसके लिए है और क्या इसका असर अवामा IMF की जानिब से मिलने वाली किस्त पर भी होगा? आलमी मंजरनामा भी मुकम्मल तब्दील हो चुका है। ट्रंप के इकदामात और मेल मुलाकातें दुनिया भर के साथ पाकिस्तान के लिए भी लम्हा फिक्रियां बनती जा रही हैं। मोदी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मुखालिफ बयान खासा खतरनाक है। डोनाल्ड लू की जगह भारतीय निजात पॉल कपूर की तैनाती भी तशवीशनाक है। उनकी तैनाती की टाइमिंग भी इंतहाई अहम है और इसका ऐलान उस वक्त किया गया जब मोदी ट्रंप के साथ मुलाकात में मसरूफ थे, जबकि हमारे हालात ये हैं कि हम आधे रिचर्ड ग्रेनल से उम्मीदें लगाए हुए थे और आधे जेंट्री बिच पर तकिया किए हुए थे। आज के प्रोग्राम में मुल्क के अंदरूनी चैलेंजेस के साथ साथ बैरूनी चैलेंजेस पर भी बात होगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अंदरूनी और बैरूनी बढ़ते प्रेशर को संभाल सकते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। आपके बारे में तो सर बहुत ज्यादा अफवाहें भी कल से भी चलती हैं, बल्कि डरते भी हैं लोग आपसे। असल मामला हुआ क्या था? क्योंकि इल्जाम तराशियां तो हर कोई करता है, हकायक तो मुख्तलिफ होते हैं। बस ऐसे ही हो जाता है, कोई बात नहीं, छोटा मोटा चलता रहता है, कर लेंगे और कोई इम्पोर्टेंट नहीं। बिल्कुल ठीक। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बानी पीटीआई आपको ओन करते हैं, लेकिन ये मौजूदा लीडरशिप का आखिर मसला क्या है जो आपके मामले पर तकसीम का शिकार रहती है? देखिए, पहली बात तो ये कि मौजूदा लीडरशिप में ज्यादातर लोगों को तो सच्ची बात यह है कि जिस तरह बाकी पीटीआई के लोग नहीं जानते, हम भी इतना कोई नहीं जानते। और ये एक टेम्परेरी फेज है, चूंकि ज्यादा इस वक्त जो हालात हैं उसमें एक जो असल काडर था पीटीआई का, उसको एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया, जेलों में डाल दिया। उसके बाद एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसमें एक टेम्परेरी जो पोजीशंस हैं वो हैं, टेम्परेरी लोग हैं। सो इसलिए जाहिर है कि उनकी जो महदूद सलाहियत है उसके मुताबिक ही वो अपना करेंगे, सोचेंगे। और फिर वो एक कदम तहफ़्फ़ुज़ भी होता है कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो फिर हमारा पोजीशन जो है वो खराब होगी। उसकी वजह से भी ये इश्यूज चलते रहते हैं, बट कोई नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर तो ये चीजें होती रहती हैं। बिल्कुल सही। और जो शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि मेरी आपके साथ सुलह नहीं हुई, आप कहते हैं सुलह हो गई, बल्कि उन्होंने तो बड़ा सख्त आगे से पैगामात भी दिए कि जनाब हम हिसाब किसी और तरीके से चुकता करेंगे या पूरा करेंगे। तो क्या वाकई कोई सुलह हुई है या फिर आप आला ज़र्फी दिखा रहे हैं? कर लेंगे सुलह, क्या इशू है इसमें, कितना हो रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बानी से मुसलसल मुलाकातें करने वालों में आप भी शामिल हैं और फैसल भी इस मामले में काफ़ी एक्टिव हैं। तो फिर ये ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि बानी ने ऐलान करना है कि फवाद चौधरी साहब इज़ अ पार्ट ऑफ अ पार्टी। सो फिर ये ऐलान अब तक क्यों नहीं हो रहा? तो देखिए ना, सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, पीछे लोग हैं बहुत ज्यादा। और अगर एक एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर एक जाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं और आएंगे। तो उसकी वजह से एक जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मौजूदा लोगों को ये है कि अगर एक आ गया तो फिर बाकियों का क्या बनेगा और फिर हमारा क्या बनेगा। सो ये काइंड ऑफ सिचुएशन है जिसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस वक्त जो है वो अगर उनकी जगह के ऊपर कोई भी होगा तो वो इस कंफ्यूजन का शिकार होगा। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है सिर्फ कि ये सच्ची बात यह है कि 2.5 सालों में आप देखें ना, 570 दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में, और जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी कोई कैपेसिटी नजर नहीं आती कि वो कोई इमरान खान को रिलीज करा सकेंगे। आइडियल तो चले, जैसे खान साहब ने कहा कि मैं बाहर आता हूं तो फिर हम सब एक केस टू केस सुनेंगे, करेंगे, उसके बाद चलेंगे। बट राइट नाउ फ्रेंकली द प्रॉब्लम इज कि ये लीडरशिप में तो कैपेसिटी नहीं है डे टू डे अफेयर्स भी चलाने की।
और इमरान खान का बाहर आना जो है वो डिले से डिले तर होता जा रहा है। इसका बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को भी, तरीके इंसाफ को भी और हमारी सियासत को भी। तो अब ये देखते हैं कि खान साहब की कब वो अपनी इस रियलाइजेशन में आते हैं, ये करते हैं कि नहीं ये हमें तब्दीली जो है वो जरूरी है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मेरे ख्याल में इमरान खान को बहरहाल पुरानी लीडरशिप की तरफ वापस जाना होगा और पार्टी को दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। मौजूदा लीडरशिप में कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी होती तो फिर तो ये हमें रिप्लेस करके होते ना। बिल्कुल अभी सही। आप देखें ना, अभी कोई छोटी मोटी एक्टिविटी भी होती है, मैं करता हूं या असद साहब का इंटरव्यू आ गया या कोई आ गया तो उसी पे घबराहट आ जाती है। वो घबराहट तब होती है जब आपको पता हो कि आपके कदम बड़े कमजोर हैं और कोई आएगा तो आपको मसला सो आपको लगता है इसी घबराहट में ये लोग अंदरूनी जो डिवीजन है वो भी बढ़ रही है? मरवत साहब को इन्होंने बाहर कर दिया है, 26वीं तरमीम के ऊपर भी अराकीन पर तलवार लटक रही है। सो आपको लगता है ये जो शेर अफजल मरवत साहब बाहर हुए हैं और जो वो सलमान अकरम राजा के हवाले से कहते हैं, ये वाकई एक नुकसान है पीटीआई का? देखिए जी, मैं अगर आप मुझसे जाती राय में पार्टियों से लोगों को निकालना जो है ना वो कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहे, चीजें भी हों, मतलब हर एक को पता है कि मतलब जावेद लतीफ साहब की कितनी बनती है बाकी पार्टी से, लेकिन आप पार्टी में उनको निकालते हो तो नहीं है ना। इसी तरीके से आपको पता ही है कि जो आसफ जरदारी साहब का ग्रुप क्या है और बिलावल साहब के कई लोग करीब हैं, लेकिन लोग गुजारा करते हैं, करोड़ों लोगों की पार्टियां हैं, उनमें गुजारा करना होता है। हर बंदे की अपनी यूटिलिटी होती है, हर बंदे की एक अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस होती है। तो इसलिए इस पे गुजारा करना बेहतर होता है बजाय इसके कि हम एक जो है वो, ये कोई रेजिमेंट तो नहीं है ना कि जहाँ पे कोई एक हुक्म नहीं होगा तो जनाब वो बाकी जो है वो खिलाफ हो जाएंगे। वी आर पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज में ग्रे ज्यादा होता है, उसके अंदर आप 100% पोजीशन जो है वो एक तरह की नहीं होती हैं, मुख्तलिफ आरा होती हैं, मुख्तलिफ ओपिनियंस होती हैं, लोग उसके मुताबिक जो है वो आगे चलते हैं। दिस डाइवर्सिटी गिव्स द पॉलिटिकल पार्टी इट्स रियल स्ट्रेंथ। और आप वो थे जो हमेशा से कहते रहे हैं कि पीटीआई को इस एहतजाज से पहले 26 नवंबर से पहले ऑपोजिशन अलायंस की तरफ जाना चाहिए था, अब ये लोग जा रहे हैं। आपको लगता है कि मजबूत अलायंस ये लीडरशिप बना पाएगी और मौलाना वुड बी अ पार्ट ऑफ द, जब बानी ऐलान कर चुके हैं कि ईद के बाद जनाब हम एक मेजर तहरीक का ऐलान करेंगे? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मेरी मौलाना साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात जो है वो हुई है, और जो पहले भी जो सब कुछ हुआ है उसमें मैंने बड़ा कलीदी किरदार अदा करने किया है और लोगों को करीब लाने में भी, खान साहब को स्पेशली मनाने में और ये करने में जो है वो जो भी मैं कर सकता था वो मैंने किया, और शुक्र है कि अब वो मामला जो है वो करीब हैं और सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जेयूआई और पीटीआई को डी चौक के ऊपर इकट्ठे आ जाएंगे, कोई इज्तिमाई जो है वो आ जाएंगे। इसमें अभी रुकावटें हैं, इसमें अभी ये चीजें हैं, लेकिन अभी एक जो हैयत है, नौयत है अलायंस की, वो वाजे हो रही है। और इसका फायदा ये होगा, जो मैं समझता हूँ ये होगा कि अब अगली जो अगर बातचीत भी होती है हुकूमत में और अपोजिशन में, तो उसमें जो पोजीशन है उसकी तरफ से भी कुछ संजीदा लोग टेबल के ऊपर बैठ के तो मामला को आगे ले जाने के की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ देखिए ना, कद भी चाहिए लोगों का, कोई वो भी एबिलिटीज भी चाहिए। तो ये है कि अगर इसका ये फायदा जरूर हो, उधर से सारी पार्टीज बैठती हैं, इधर से सिर्फ पीटीआई बैठती है, जो बड़ा एक नामुनासिब किस्म का तवाजुन तो नहीं है। आप बज़ाहिर एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं मौलाना और बानी पीटीआई के दरमियान। सिर्फ मौलाना के दरमियान ही तो नहीं, बाकी सारी जो जमातें हैं उनको भी जो है वो करीब लाने में वो, और ऑब्वियसली टास्क आपको खुद बानी किया। पीटीआई ने आपको ये टास्क खुद सौंपा है। नहीं, खान साहब को पता है, बिल्कुल खान साहब की मर्जी से ही मैं जाता हूँ, मैं वैसे नहीं जाता। सर, तो आपको नहीं लगता ये खतूत लिखने का जो सिलसिला खुद बानी की तरफ से है और वहां से जो जवाब आते हैं वो भी बड़े डिसअपॉइंटिंग होते हैं कि वो तो पढ़ेंगे भी नहीं और वजीर आजम को दे देंगे? ये खतूत का सिलसिला दुरुस्त था? इस पर आपकी बानी पीटीआई से बात हुई? देखे ना, खतूत तो बेसिकली क्या है, पॉलिटिशियन तो अपना नैरेटिव ही देते हैं ना, बयानियां ही देते हैं। उन्होंने तो यही अपनी जो किस्सा है या कहानी है वही बयान करनी है ना। तो वो खतूत जो है एक्चुअली तो वो नैरेटिव है जो वो अवाम को बता रहे हैं, जो अपना मुद्दा है, जो अपना मौकफ है। देखिए, जो उन्होंने कहा चीफ साहब ने कि वो वजीर आजम को जाना चाहिए, असूली तौर पे बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ना, जब दूसरी तरफ आपने कितनी दफा ये बात कही, बाकी मीडिया के दोस्तों ने कितनी दफा ये बात कही कि देखिए जी, इमरान खान को चाहिए
कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का ना कहें, वो सियासतदानों के साथ बैठ के बात करें। और सर, जो लास्ट क्वेश्चन, अदलिया पर जो बढ़ती हुई तकसीम आप देख रहे हैं, स्पेसिफिकली 26वीं तरमीम का फैसला पहले हो जाता, तैनातियां बाद में हो जाती, अब चूंकि नहीं हुई, और आपको लगता है कि हुकूमत के इंतजार ना करने की क्या बड़ी वजह हो सकती है? इसका नुकसान ये हुआ ना कि आपने जुडिशरी की तरफ जो है आपको देख ही नहीं रहा, और बेसिकली जो अवाम के अंदर जो एक इदारे की, पाकिस्तान की जो रियासती इदारों का जो एक ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है वो इस कदर नीचे आ गई है कि नो वन इज एक्चुअली लुकिंग एट दैम। सो ये तो एक बड़ा मसला है, और इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में भी ये बात कर रहा हूँ, औरों में भी, कि देखिए जब तक हुकूमत और जब तक सियासी जमातों में और एस्टैब्लिशमेंट में एक सीरियस डायलॉग नहीं होगा, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते जाएंगे। इस वक्त सिर्फ ये नहीं है हम इत्तेहाद जो बनाए, उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि कोई जिस तरह से माजी में कि एस्टैब्लिशमेंट इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ले ले और फिर हुकूमत बना ले और फिर हम इसी तरह से रहे। देखिए इसका मकसद ये होना चाहिए कि जो सियासी जमातें हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ सकें और हम एक लायमल बना सकें कि आखिर पाकिस्तान को आगे हमने लेके कैसे जाना है। तो 2-3 सालों में पाकिस्तान ने टर्न अराउंड नहीं होते, मुल्क नहीं इतने बड़े, 250 मिलियन का मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है, इसमें को 2 सालों में तो एक सड़क नहीं बनती, तो मुल्क कैसे टर्न अराउंड होना है? तो आपको बैठ के 15 साल 20 साल का एक मैकेनिज्म्स क्रिएट करने हैं, और जब तक एस्टैब्लिशमेंट अपना मॉडल चेंज नहीं करती और सियासतदानों को इंक्लूसिव और अथॉरिटी जो है वो नहीं मिलती और आइन बहाल नहीं होता, ये ख्वाब रहेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपका सीनियर सियासतदान मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं जो मॉडल जिसकी बात फवाद साहब कर रहे थे ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक सफ़ीर बराए अमरीका और सीनियर डिप्लोमेट भी हैं हुसैन हक्कानी साहब। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब आपके वक्त का। सर, एक यूएन ने रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया गया है और आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि तालिबान फितनतुल खवारिज या टीटीपी को हर तरह से स्ट्रैटेजिकली माली तौर पे सपोर्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले से ही बार बार ये बात दुनिया के सामने रख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सर हम उस तरह बावर नहीं करा पा रहे दुनिया को कि वाकई हम खुद शिकार हैं अफगानिस्तान की शरपसंदी का जो उसकी सरजमीन से हो रही है। होना क्या चाहिए कि तालिबान मजबूर होकर कोई कार्रवाई करें? तालिबान के बारे में बदकिस्मती से पूरी दुनिया ने अपने कान बंद कर लिए हैं। हुआ ये कि क्योंकि जब तालिबान को अमेरिका और उसके हलीफ हराने की कोशिश कर रहे थे, अफगानिस्तान में उनसे जंग लड़ रहे थे, तो उस वक्त बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कहते थे कि ये तालिबान हमारे भाई हैं, और उसकी वजह से एक तासुर कायम हो गया कि तालिबान को पाकिस्तान की हिमायत हासिल थी, है, और पाकिस्तान तालिबान की कामयाबी चाहता था। फिर आपको याद होगा जब तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो उस वक्त भी हमारे वजीर आजम ने ये कहा कि इन्होंने जंजीरें, जो उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। अमरीका और मगरबी यूरोप के मामलात इस वक्त मुख्तलिफ हैं, उनकी तवज्जो दूसरी तरफ है। तो इस वक्त पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हम एक ऐसे वक्त दुनिया की तवज्जो चाह रहे हैं जबकि दुनिया की तवज्जो दूसरे मामलात की तरफ है, और तालिबान के हवाले से लोग ये समझते हैं कि आपने इस मसले को पैदा करने में किरदार अदा किया है तो आप खुद ही इससे निपटें। तो ये हमारी एक बदकिस्मती की सूरत हाल हो गई है। इसमें हमारी सिफारती कोशिशों की कामयाबी या नाकामी का सवाल नहीं है, हालात का सवाल है कि जो वक्त था जब हम अगर तालिबान के खिलाफ दुनिया से मदद मांगते तो हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती, उस वक्त हमने वो मदद नहीं ली, और अब जबकि तालिबान खुद हमारे गले पड़ रहे हैं तो हमारे लिए लोगों को मदद करने के लिए आमादा करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही। और सर, आज की जो डेवलपमेंट है कि हमने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला कर लिया कि तालिबान से एक बार दो बार दोबारा से मुज़ाकरात हम शुरू करें और केपी हुकूमत इसमें लीड कर रही है। आपको लगता है पहला वफ्त अगर माहौल साजगार बनाएगा, दूसरा वफ्त हत्ती मुज़ाकरात करेगा, तो मुज़ाकरात के जरिए ये बातचीत हो सकती है हल? क्योंकि आप वादे तो बहुत होते हैं और तोड़ दिए जाते हैं। देखिए, तालिबान का वजूद को तकरीबन 1994 से है। बतौर तहरीक, बतौर तंजीम, बतौर हुकूमत उन्होंने कभी भी को बहुत ज्यादा अपने मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं की। ये वो लोग हैं कि जो एक नजरिया रखते हैं, और नजरियाती लोग उमूमन मज़ाकरात के बारे में यही रवैया रखते हैं कि अगर हमारी बात मान ली गई
तो बस ठीक है, और अगर नहीं मानी गई तो हम फिर लड़ने को तैयार हैं। तो इसलिए मुझे तो नजर नहीं आता कि तालिबान से बातचीत का कोई नतीजा हासिल होगा। पाकिस्तानी रियासत को भी ये तय कर लेना चाहिए कि हम बातचीत सिर्फ एक अपने मफाद के लिए, शॉर्ट टर्म कोई फायदा हासिल करने के लिए करेंगे, लेकिन तवील में आज जो हमारा ताल्लुक है तालिबान के साथ वो मुखासमाना ही होगा, दोस्ताना नहीं हो सकता। और जिस तरह अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि उधर की भी डायनामिक्स तब्दील हैं और दो ग्रुप्स में इस वक्त तो बड़े बटे हुए हैं, एक हक्कानी और एक मुल्ला याकूब ग्रुप। तो सर ये जो अंदरूनी कशीदगी है पाकिस्तान के लिए किसी न किसी तरह खतरा बन सकती है या हमें परेशान होना चाहिए इससे? देखिए, जब भी अंदरूनी कशीदगी होती है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान के जो दूसरे दुश्मन हैं वो उस अंदरूनी कशीदगी में किसी एक फरीक की मदद करनी शुरू कर देते हैं, ताकि फिर दूसरा फरीक या तो हमारी तरफ देखे और या उनको वहां पे अपने कदम जमाने का मौका मिल जाए। तो इस सूरत हाल में हमारे लिए यही मुश्किल पैदा होगी कि और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो खुल खेलना शुरू कर देंगे। ईरान के अपने मफादात होंगे, भारत के मफादात होंगे, जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज अपना किरदार अदा करना शुरू कर देंगी, और उस सूरत में तालिबान के किसी न किसी ग्रुप को पाकिस्तान पर ज्यादा सख्त तरीके के साथ हमलावर होने पर आमादा करना कुछ लोगों के लिए मुमकिन हो जाएगा। और सर आप ये भी जानते हैं कि मोदी का दौरा अमेरिका खासा फायदेमंद रहा उसके लिए, बहुत सी डील्स हुई, अस्करी और तजारती रवाबित बढ़े, और एक बात तो वाज़ेह है कि भारतीय सिर्फ भारत में नहीं अमेरिका पर भी छाए हुए हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं वो आधे रिचर्ड ग्रेनेल से उम्मीदें लगाए बैठे थे, आधे हम जेंट्री बेथ से। क्या वजह है कि हम खारजा महाज पर वो नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए और अंदरूनी मसाइल में ही हम फंसे हुए हैं? इसका बुनियादी सबब तो यह है कि हम बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गौर ही नहीं करते। आप मुझसे बात कर रही हैं तो कुछ इसमें बात हो जाएगी, थोड़ी बहुत कुछ दलाइल मैं दे लूंगा, कोई और आ जाएगा वो कुछ और दलील देगा, लेकिन अगर आप बाकी तमाम टीवी शोज देखें तो उनमें तो बस यही तमाशा लगा रहता है कि क्या फलाना रिहा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या फलाना उसको रिहा करा देगा या नहीं करा देगा। और फिर जो हमारी अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको हम हवा देते रहते हैं और एक दूसरे पर हमलावर होते रहते हैं, गालम गलोच करते रहते हैं। हमारे यहाँ जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि अक्सरियत की बात मान ली जाए, लेकिन अकलियत का भी एहतराम किया जाए, क्योंकि आज की अकलियत कल अक्सरियत बन सकती है। हमारे यहाँ तो जो हुकूमत में है वो अपोजिशन को दबाने में मसरूफ हो जाता है, जो अपोजिशन में है वो हुकूमत को गिराने में मसरूफ हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में एक मुस्तहकम खारजा पॉलिसी जो एक मुश्किलात में घिरे हुए मुल्क के लिए होनी चाहिए, वो बनाना कहां तक मुमकिन होगा। अगर कोई इस वक्त हुकूमत में होते हुए ये कहे कि अच्छा हम भारत से ये बातचीत शुरू करते हैं, हम अमेरिका से ये मामला तय करते हैं, तो कोई ना कोई उस पर ये इल्जाम लगाना शुरू कर देगा कि ये भारत के हाथ बिक गए या अमेरिका के हाथ बिक गए। तो इस किस्म के माहौल में फैसले नहीं हो पाते, बस नारे ही लगाए जाते हैं और वो हमारे यहाँ लगते रहते हैं। और सर मोदी और तो कुछ हासिल कर ना सके, लेकिन जो ट्रंप से उसने बात कहलवा दी पाकिस्तान के लिए कि सरहद पार दहशतगर्दी से मुतालिक, और फिर ट्रंप का उसके अंदर हाँ में हाँ मिलाना, आपको लगता है कि हमारे लिए किस कदर खतरनाक है? क्योंकि इंडिया तो खुद टारगेट किलिंग में मुलव्वस है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो खुद अमेरिका में करवा रहा हो या फिर कनाडा में खालिस्तान के रहनुमाओं को मरवा रहा हो। देखिए, साल हर साल पाकिस्तान को इस मुश्किल का सामना नहीं हुआ कि अमेरिका और भारत के किसी मुश्तरका बयान में पाकिस्तान को नाम से तनकीद का निशाना बनाया जाए। इशारे किनारों में बहुत सी बातें होती थी, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि बराह रास्त नाम लेकर पाकिस्तान की इस तरीके के साथ मजम्मत की जाए। तो ये एक खतरे की घंटी तो जरूर है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि भारत अमेरिका को वो नहीं दे सकता जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के मुकाबले पर नबर्द आजमा हो जाए। वो भारत का और वजीर आजम मोदी का इरादा बिल्कुल नहीं लगता। इसी तरीके के साथ अमेरिका चाहता है कि एशिया में उसका एक हलीफ हो, बड़ा हलीफ हो। भारत वो हलीफ भी नहीं बनेगा। जो उसने सदर ट्रंप की ख्वाहिश है कि अमेरिका का दिफाई साजो सामान भारत खरीदे। $20 बिलियन का साजो सामान उसने गुज़िश्ता को तकरीबन 20 बरस में जाके खरीदा है। वो इतनी आसानी के साथ भारत के बजट से रकूम मंजूर नहीं होंगी जिससे अमेरिका का महंगा साजो सामान खरीदा जा सके। तो ये जो रिश्ता है ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इसमें स्मूथ सेलिंग होगी, लेकिन
जब दो सरबराहान हुकूमत मिलते हैं तो यकीनन उसके नतीजे में दो मुल्क करीब आते हैं, और भारत और अमेरिका पहले ही बहुत करीब हैं। और ये बात के वजीर आजम मोदी उन 4 सरबराहान ममलिकत में से एक हैं जो अब तक व्हाइट हाउस में बुलाए गए हैं पिछले चंद हफ्तों के अंदर अंदर सदर ट्रंप के सदर बनने के बाद। इससे ये तो जाहिर होता है कि भारत और अमेरिका बहुत सारे मामलात पे ताउन करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त सदर ट्रंप की तरजीहात में पाकिस्तान किसी भी एतबार से को बहुत ज्यादा ऊपर है। इसी वजह से ये वो वक्त है जब पाकिस्तान को एक हिकमत अमली बनानी चाहिए और मुस्तकबिल के लिए तैयार होना चाहिए जब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और बढ़नी शुरू होंगी। हमें सबसे पहले तो अपनी मईशत को मजबूत करना चाहिए, अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को किसी दायरे में ले आना चाहिए। हर मुल्क में होती हैं अंदरूनी लड़ाइयां, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ही किसी दायरे के बगैर ये लड़ाइयां हैं। ये बॉक्सिंग नहीं है जिसमें कुछ कवायद हैं, ये तो बस एक जूतम पैजार है जिसके अंदर कोई चीज भी ठहर नहीं पाती। और उसके बाद हमें खारजा पॉलिसी पर भी एक कौमी मफाहमती यानी बुनियाद पर कुछ उसूल तय करने चाहिए कि क्या हम करेंगे बैनुल अक़वामी तौर पे और क्या करना हमारे लिए नामुमकिन है। सर, तो जैसे आप फरमा रहे हैं, हो सकता है तरजीहात में शामिल ना हो, लेकिन डोनाल्ड लू की जगह एस पॉल कपूर की पाकिस्तान मुखालिफ सोच से तो आप वाकिफ हैं, उनकी नामजदगी आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा खतरा बनेगी पाकिस्तान के लिए कि शायद ट्रंप मजबूर हो जाए और पाकिस्तान को प्रेशराइज करे किसी ना किसी सूरत में? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पर प्रेशर तो है और रहेगा, और जो पॉल कपूर साहब की सोच है या और उन भारतीय निजात अमरीकियों की सोच है जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हुए हैं, वो सब ये समझते हैं कि एक तो उनमें से बेशतर की जो सोच है वो ये है कि पाकिस्तान का वजूद ही नहीं होना चाहिए था, ये पाकिस्तान अलग गलत हुआ मुत्तहिदा हिंदुस्तान से, तो उस वजह से वो वैसे ही पाकिस्तान को एक मनफी नजर से देखते हैं। ऊपर से वो ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अमेरिका भारत के पलड़े में अपना सारा वजन डाल दे, और ये तमाम बातें पाकिस्तान के लिए खुशाइन नहीं है। और सर, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ विंग्स के लोगों से आपकी मुलाकात होती रहती होगी जो सोच के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते होंगे। ट्रंप ने आते जो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए जिसने दुनिया में हलचल मचाई, चाहे वो यूएस एड को बंद करना हो, सेहत की फंडिंग रोकना हो, और ये तमाम तर चीजें वही है जिससे अमेरिका बहुत हद तक चीजों को कंट्रोल भी करता है। सर, इस खला को पुर किस तरह, एक तो वहां के लोग क्या सोचते हैं इस पर, आर दे अप्रिशिएटिंग इट, या फिर आपको लगता है कि ये आगे जाके अमेरिका के लिए कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं रहेगा? जब नया नया कोई सदर या वजीर आजम किसी भी मुल्क में मुंतखब होता है तो लोग उसको कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, और ट्रंप अगरचे 50% के करीब अमरीकियों के वोटों से मुंतखब हुए हैं, लेकिन उनका अपना एक मिजाज है, वो खबरों में रहना जानते हैं। इस मामले से आप तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं क्योंकि खुद हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ खबरों में रहना जानते हैं, तो ट्रंप भी खबरों में रहना जानते हैं। इनमें से बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो तो आइन की खिलाफ वर्जी की वजह से अदालतों से रोक दिए जाएंगे, फिर अमली दुश्वारियों का सामना उनको होगा। ट्रंप की ये ख्वाहिश कि वो दुनिया से सिर्फ यकतरफा तौर पर मामला करें जिसमें सारी दुनिया वो बात मान ले जो वो कहें, ये पूरी नहीं हो सकेगी। लेकिन जो अमेरिका में एक कन्वेंशनल विजडम था, जो रिवायती सोच थी, उसको एक चैलेंज जरूर दरपेश है, क्योंकि अमेरिका मगरिब का कायद अपने आप को कहता था, और ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका को मगरिब की क़यादत की जरूरत नहीं है, अगर क़यादत हमें करनी है तो बाकी सब हमारे पीछे चलें और हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम किसी की सलामती को यकीनी बनाएंगे। तो दुनिया में अगर आपको लीडरशिप रोल प्ले करना है तो फिर तो आपको उन इदारों की जरूरत होगी जिन इदारों को वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो सोच है वो आज की नहीं, बड़ी पुरानी है, और वो ये है कि अमेरिका की खुशहाली ज्यादा हो सकती है अगर अमेरिका बाकी दुनिया से तिजारत करे और कुछ ना करे। तो ये सोच बहुत कम लोगों की है अमेरिका में, इसको आइसोलेशनिज्म कहते हैं। ये अब पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन अभी भी अमेरिका की अक्सरियत मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया से कट कर रहने को तैयार है। और जो गजा के हवाले से ट्रंप फरमाते हैं कि 20 फरवरी तक वो उसे खाली कराएंगे, या प्लान जो उनका है, आपको लगता है ये प्लान किसी भी तरह अमली जामा इसको पहनाया जा सकता है और ट्रंप ये करवा भी सकते हैं, क्या सिर्फ धमकी तक बात रहेगी?
मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे मामलात में आपने नोट किया होगा कि वो धमकी पहले देते हैं, फिर उसके बाद पीछे भी हट जाते हैं। मतलब उन्होंने कहा मैं टैरिफ लगा दूंगा, फिर टैरिफ लगा के वो पीछे भी हट गए, क्योंकि उनको उनकी मुश्किलात का जब लोग बताते हैं, ये एक लिहाज से ट्रंप जो है वो जरा तीसरी दुनिया के लीडरों की तरह हैं। वो पहली दुनिया के मुल्क के सरबराह हुकूमत और सरबराह ममलिकत बने, लेकिन उनका मिजाज जो है वो है जो तीसरी दुनिया के लीडरों का होता है कि बड़ी बात करो, आवाम से ताली बजवाओ, उसके बाद उसकी जो मुश्किलात हैं वो अगर राह में हायल हो गई तो ठीक है, फिर अपना मौकफ बदल लेना। तो वो मेरा ख्याल है कि मौकफ बदलने पे मजबूर होंगे, क्योंकि गजा के मामले में ये बात तय है कि गजा से लोग जबरदस्ती कहीं मुंतकिल नहीं होंगे, और अरब ममालिक की अक्सरियत भी ये बात कबूल नहीं करेगी कि गजा को खाली करके उसके लोगों को उनके मुल्कों में आबाद कर दिया जाए। और ये उस तरह की बात है जैसी कि एक पुराना बहुत ही बोसीदा लतीफा है कि एक आदमी ने कहा कि मेरी आधी शादी हो गई है। लोगों ने पूछा कि आधी का क्या मतलब? उसने कहा मैं रजामंद हूं, बस अब लड़की वालों को रजामंद करना बाकी है। बिल्कुल सही। सर, पाकिस्तान में भी बहुत दौरे हो रहे हैं, आपकी नजर से गुजरे होंगे। चीनी वजीर आजम दौरा करके गए, मलेशियन सदर आए, हाल ही में तुर्क सदर भी आए, वादे भी होते हैं, लेकिन हार्ड इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज हमें नजर नहीं आती। एमओयू साइन होना, विजिट्स होना तो दुरुस्त है, लेकिन हम वादों से बढ़कर कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। इसकी कुछ स्पेसिफिक वजह आप देखते हैं? देखिए, पहले तो ये समझ लें कि ये बातें भी अच्छी हैं। इस वजह से अच्छी हैं कि पहले ये बातें भी नहीं हो रही थी। जो 3-3.5 साल का दौर था जिसमें हमारे यहाँ हमारे मिजाज के ट्रंप बैठे हुए थे, वहां पे हमने भी दुनिया से बहुत ज्यादा अपने आप को काट लिया था, और हम सिर्फ अपने लोगों से ताली बजवाने के लिए ऐसी बातें करते थे जिनकी वजह से बाकी लोगों ने हमें तवज्जो देनी बंद कर दी थी। सऊदी फरमारवा आए, उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ताल्लुकात खराब हुए, अमेरिका से ताल्लुकात का तो सबको पता ही है, चीन भी खुश नहीं रहा। तो अब ये तो बेहतरी आई है कि लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दी है। रह गया इन्वेस्टमेंट का मामला। तो देखिए ना, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो मंसूबों में होती है, और मंसूबे जो हैं वो सिर्फ एक विजिट में नहीं तय हो पा सकते। उसके बाद उनकी जो डिटेल्स हैं वो तय होंगी, और कुछ मंसूबे अगर हुकूमत और हमारा प्राइवेट सेक्टर शुरू करने में कामयाब हो गया तो ये वादे पूरे हो सकेंगे। अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे कि सियासी बेचैनी मुस्तकिल रही और ये कैफियत रही कि जो मंसूबा एक दौर में शुरू होगा वो अगले दौर में उसको निपटा दिया जाएगा, तो फिर यकीनन सरमायाकारी आसानी से नहीं आ सके। और सर, अभी जरदारी साहब ने जो चीन का दौरा किया उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी इत्तेहादी से सबसे पहले चीन हमारा इत्तेहादी है और पहला होगा। हम इस बयान को पॉलिसी शिफ्ट के तौर पर देख सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब की भी अपनी एक सोच है, और उन्होंने भी ये बात उसी तरह से कही जैसे बहुत सारे चीनी लीडर ये कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद है। और तो ये हम लोग अक्सर एक दूसरे के साथ शायरी करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा पॉलिसी शिफ्ट ना आप देखें। देखिए, हर मुल्क की कुछ मजबूरियां होती हैं। सलामती के मामले में चीन की तरफ देखना पाकिस्तान की मजबूरी है, खासतौर पे इस वजह से कि अमेरिका के साथ अब वो वाली सलामती के ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। सिक्योरिटी रिलेशनशिप वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे। जो जिहादी ग्रुप हैं उनको हम सिरे से मिटा नहीं सके कि उनके शोर की वजह से भारत के पास एक उज़्र मौजूद है कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों ना करे। ईरान और अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का मामला आपको मालूम है। तो ऐसी कैफियत में जब हमारे 5 में से 3 पड़ोसियों के साथ 4 में से 3 पड़ोसियों के साथ टेंशन हो, तो जो चौथा पड़ोसी है हमें उसको अहमियत तो देनी होगी, और यही वजह है कि पाकिस्तान चीन को अहमियत देता है। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी सवाल, अंदरूनी सियासत की बात करें तो आजकल यहाँ पर खत चल रहे हैं, 3 खत आ चुके हैं बानी पीटीआई के, और एक तरफ तो ये भी कह दिया गया है कि मैं तो पढ़ूंगा भी नहीं, वजीर आजम पढ़ेंगे। आपको लगता है कि पीटीआई को समझ लग चुकी है कि शायद अब दोबारा से कभी उन्हें हिमायत हासिल ना हो पाए एस्टैब्लिशमेंट की, बल्कि अब तो हुकूमत ये भी कहती है कि अगला खत IMF के बाद ये लोग ट्रंप को लिखने वाले हैं? देखिए, उसूली बात तो यह है कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में बराह रास्त कोई किरदार नहीं होना चाहिए, और अगर एस्टैब्लिशमेंट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि जो भी बातचीत होगी वो सियासी जमातों के दरमियान होगी, तो ये मेरा ख्याल है कि जमहूरी सोच रखने वालों को इसको मस्बत तरीके के साथ देखना चाहिए, मनफी नहीं देखना चाहिए। अब रह जाता है मसला जो ये
पैदा हुई हुई है कैफियत पाकिस्तान में। पीटीआई जब तक एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाई हॉर्स पे बैठी रहेगी और ये कहेगी कि जनाब हम हक हैं, बाकी सब बातिल हैं, हम किसी और को मानते भी नहीं, ना किसी की इज्जत करने को तैयार है, ना किसी के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, और सब हमारी बात मान लें, तो फिर उनके लिए मुश्किलात बरकरार रहेंगी। रह गया मसला खतूत का, तो देखिए उनके लीडर को ये और उनकी पूरी तहरीक को ये एक एडवांटेज हासिल है इस वक्त कि जब से ये जदीद मीडिया शुरू हुआ है जिसमें 24 घंटे खबरें चलती रहती हैं, उनको खबरें जनरेट करना आता है और खबरों में रहना आता है। लेकिन खबरों में रहना काफी नहीं होता है, ये बात अब तक साबित हो चुकी होनी चाहिए। तो अंदरूनी बेहतरी पाकिस्तान की इसी में है कि सियासी जमातें आपस में मज़ाकरात करना सीखें, सियासी लीडर एक दूसरे को तस्लीम करना सीखें और उस तरह से जमहूरियत की गाड़ी चलाएं जिस तरह और मुल्कों में चलती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका हानी साहब फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। और देखते हैं अब ये आलमी सियासत क्या रुख अपनाती है पाकिस्तान के लिए। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। आपकी नज़र से सर एक मामला गुजरा होगा कि MQM एक मसला आप लोगों के साथ बयान कर रही है और वो फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुल्लम खुल्ला इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लसानी फसादात के लिए एक बार फिर स्टेज सजाया जा रहा है, डंपर माफिया को खुली छूट दे दी गई है और इसे कोई रिएक्शन करते हैं तो धमकाया जाता है। जहां तक MQM का पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे का ताल्लुक है, तो क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया है, हमारी जो पोजीशन हमसे छीनी गई थी हमने वो वापस रीगेन करने की कोशिश की है। MKM इसको थ्रेटेंड फील कर रही है। अब वो कभी इसको लिसानी फसादात के हवाले से, कभी जो उनका सेट एक तयशुदा है कोटा सिस्टम दाखिलों में, नौकरियों में, उसको चैलेंज करके, तो ये अपनी खास कम्युनिटी को, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को या अर्बन रूरल डिवाइड को वो इस्तेमाल करके करना चाहते हैं। डंपर माफिया में तो हर कौम के लोग हैं जी। डंपरों में तो पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, सिंधी भी हैं। तो हमने, अगर मेरी गवर्नमेंट ने किसी एक माफिया को खुली छूट दी है तो उसका क्या हासिल उन्हें, ये प्रॉब्लम अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है कि डंपर जो है ये जहां पे भी काम करते हैं, डंपर बेसिकली तो प्रोजेक्ट्स वाली साइट के लिए काम होते हैं ना जी। ये हमारी GT रोड पे जब इतना ज्यादा वजन उठा के चलते हैं, या ये जो हमारी छोटी सड़कों पे आते हैं, शहरों में आते हैं, तो वो सड़कें डंपर के खाने की पोजीशन में नहीं होती, इसलिए सड़कें जल्द खराब हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि हुकूमती इत्तेहाद ने बहुत ही जल्दबाजी की और जो 40 से ज़ायद जजेस की तैनातियां कुछ अरसे में कर दी, इतनी जल्दबाजी की वजह क्या थी? क्योंकि खुद जजेस भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे। वो कह रहे थे कि पहले 26वीं तरमीम केस का फैसला हो जाए फिर ये हो जाए, लेकिन ना तो उसकी सुनी और ना ही तहरीक इंसाफ वालों की सुनी। फैसले करने का इख्तियार हुकूमत के पास है जी, जिनके पास मेजॉरिटी है। तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठी है, वो तो हर मामले को रजिस्ट करेगी, हर मामले को रोकेगी, तो उनकी बात सुनना चाहिए तो सही, लेकिन उसके मुताबिक चीजें रोक नहीं जा सकती। और अगर 2-4 जजेस ये कह रहे हैं कि इसको रोक दें और बाकी 25, 30, 40, 50 जजेस कह रहे हैं कि नहीं करें, तो फिर 2-4 की बात सुननी चाहिए या 40-50 की सुननी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि अदालती इस्लाहात हों और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हो, तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्योंकि तकसीम खासी है और इसमें इस्लाहात क्या मुमकिन है? इस्लाहात तो होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस साहब अगर चाहते हैं तो वो तजावीज डिस्कशंस करके हुकूमत को दे और हुकूमत उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर दे। इत्तेफाक राय हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कुछ जमातें अपने जो रवायती तरीकाकार है कि उन्होंने मैं ना मानू वाली कैफियत में रहना है, तो उनको करने दें और गवर्नमेंट अपना काम करे। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों को जुडिशल रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है। जो जुडिशल, जो सस्ता इंसाफ और फौरी इंसाफ की फराहमी जो है, उसके रास्ते में इस वक्त जुडिशल प्रोसेस हो या इस तरह की बाकी चीजें, वो रुकावट है। उनको चाहिए हमें कि फौरी तौर पे हम लेजिस्लेशन करें और भी जो जरूरत है उसके मुताबिक जुडिशल रिफॉर्म्स करके, लीगल रिफॉर्म्स करके, जो चीपर एंड क्विक जस्टिस है ये देना फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है, करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और सर, ऐसी खबरें हैं कि हुकूमत चाहती है कि शायद 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस ले आए, तो क्या ऐसी कोई मुशावरत पीपल्स पार्टी से हुई है? और अगर हो तो क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी इसमें?
ये आपने किसी जिम्मेदार बंदे से सुना है या सोशल मीडिया की खबर? सर शहर इक़्तिदार में खबरें चल रही हैं ये। मैं शहर इक़्तिदार की खबरों को भी सुनता जी, क्योंकि वो कुछ होती है, उसमें साजिशें ज्यादा होती है, गलतफहमी ज्यादा होती है, सच्चाई कम होती है। सोशल मीडिया को मैं वैसे ही अनसोशल मीडिया समझता हूँ, और उसकी बात जब तक फॉर्मल मीडिया में डिस्कशन उस वक्त होनी चाहिए जब आपके पास मुसद्दका खबर हो, और जिस वक्त ये मुसद्दका बात हुई फिर इस पे बात करेंगे कि अगर कोई वजूद है या नहीं है। अब ये तो है ना जी, कुत्ता कान ले गया, अब कान नहीं देख रहे और कुत्ते के पीछे भाग पड़े, ये मुनासिब नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात पीटीआई कर रही है और कल बानिए पीटीआई ने ऐलान किया कि रमजान के बाद एक मेजर तहरीक चलाएंगे। आपको लगता है मौलाना साहब वुड बी अ पार्ट ऑफ इट? मैं कुछ कह नहीं सकता, मौलाना के साथ उनका माजी जो है वो बड़ा कोई खुशगवार तो नहीं है, लेकिन क्या कहा जा सकता है, कोई हतमी बात नहीं है। अपोजिशन अलायंसेस फोर्स करती रहती है, और इससे पहले भी तहरीकें चलती रही, जलसे जुलूस होते रहे, धरने होते रहे, हम भी करते रहे, हमारे खिलाफ भी होते रहे। एक तारीख बहरहाल इस मुल्क की बड़ी मोतबर है कि जलसे जुलूस वो ज़ियाउल हक के खिलाफ हम करते रहे, मार्शल के खिलाफ हम करते रहे, या हम परवेज मुशर्रफ के खिलाफ करते रहे, या वो कुछ गवर्नमेंटें हमारे खिलाफ करती रही। उन जलसे जुलूसों से इलेक्शन नहीं हुए थे। इमरान खान साहब और तारुल कादरी साहब जलसे जुलूस करते रहे, धरने देते रहे, उससे इलेक्शन नहीं हुए थे। ये सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने का या अपने जो कारकुन हैं उनको एक आसरा दिलासा देने का कि बस अब ये पहले नहीं हुआ तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब तो हम उठा के दम लेंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। वो तो पिछली दफा भी आखिर आए थे धरना देने, लेकिन वो आखिरी न हुआ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। कमर ज़बान कायरा साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं नजम अली खान साहब। बहुत शुक्रिया नजम साहब आपके वक्त का। सर, ये जो अब सूरत हाल बनती जा रही है जिसमें बानिए पीटीआई ऐलान कर रहे हैं कि ईद के बाद वो एहतजाज करेंगे, तो आपको लगता है सवाबी या 26 के बाद कुछ खासा इम्पैक्टफुल जलसा या तहरीक चला सकेगी पीटीआई? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी तो खैर वो कह रहे हैं कि रमजानुल मुबारक के बाद, और रमजानुल मुबारक के बाद जो है मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, उसमें भी कोई मौसम तारीख है। मैं मौसम को एक तरफ भी रख देता हूँ। अगर हम माजी के इनके तमाम जो इन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए थे, चाहे वो फाइनल कॉल थी, या वो एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले वाला एहतजाज था, या वो संगजानी का इस्लामाबाद वाला जलसा था, या काना लाहौर का जो था जलसा था वो था, तो आप ये देखिएगा कि कोई भी मूव कामयाब नहीं हो सकी थी। और खासतौर पे जब हम 3 सूबों की तरफ देखते हैं, सिंध की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ और पंजाब की तरफ, तो यहाँ पर आप इसको जो मर्जी रंग दीजिए, यहाँ से इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिल सका था। इनकी जो भी कामयाबी थी वो खैबर पख्तूनख्वा से थी, वहां की हुकूमत की बुनियाद पर थी। तो अब अगर वो कोई ऐसी चीज करते भी हैं, कहते भी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल वो बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ आए, उनका जो एक मजहबी रुझान वाला या मदरसों का तालिब इल्म है या उनका जो वोटर है वो उनके साथ निकले, वो उस पे उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन इससे हटके जो है अगर आप देखें तो वो प्रैक्टिकली जो है हमारे पास जो इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल है, उसमें मुझे वो कुछ भी कोई भी बड़ी चीज करते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि माजी में अभी कौन सा इनकलाब बरपा हो गया, कौन सी चीज ऐसी आ गई कि हुकूमत से लोग नाराज हो गए हों, क्योंकि मामला तो पहले से बेहतर होते चले जा रहे हैं, एक सादी बेहतरी होती चली जा रही है। और जब रमजान के बाद वो किसी एहतजाज की तरफ जाएंगे तो उस वक्त तक मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रैल तक जो है हुकूमत इस पोजीशन में आ जाएगी कि बिजली की कीमतों को कम कर सके, वो एक रिलीफ दे सके। तो जब अवाम को रिलीफ मिल रहा होगा, उनको ये नजर आ रहा होगा कि मुल्क उनका तरक्की कर रहा है, और पंजाब को वो देखेंगे यहाँ पर सेहत, तालीम और खासतौर पे तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से बड़े इकदाम हो रहे हैं, तो वो किसी भी ऐसी चीज की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये जो बात होती है ग्रैंड, बिल्कुल सही, कुछ नजर नहीं आ रहा। ये जो सर बात हो रही है ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की, जिसपे आपने मौलाना का भी जिक्र किया, आपको लगता है मौलाना वुड बी ए पार्ट ऑफ इट? और ये जो एहतजाजी सड़कों वाली सियासत है, मौलाना इसमें धक्का लगाएंगे हुकूमत के खिलाफ? देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौलाना के हवाले से जो मर्जी तवक्कुआत रखती रहे, प्रैक्टिकली मौलाना किसी भी गर्म जगह पर पाँव नहीं रखेंगे। वो यकीनी तौर पे नाराज हैं, वो यकीनी तौर पे खफा हैं। उनका जो ख्याल था कि उनको नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, वो नशिस्तें नहीं मिली। लेकिन आप इसको एक टेस्ट केस समझिए
कि जब मौलाना 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगा के बैठी हुई थी कि वो 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी, तो क्या आप इकरा मुझे बताइए वो तरमीम नहीं हुई, वो तरमीम हुई। ये ठीक है कि एक आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनी, लेकिन एक आईनी बेंच बन गया, और जो जिन लोगों के हवाले से रिजर्वेशंस थी कि वो मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो लोग भी पीछे हो गए, उनको पीछे होना पड़ा, वो चीफ जस्टिस नहीं बने। जो हुकूमत चाहती थी और जिस तरह चाहती थी उस तरह किया, 2/3 अक्सरियत उसने हासिल की। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना जो है कोई बहुत बड़ा ऐसा इनकलाबी काम करेंगे जिससे मुस्तकबिल में उनके सारे दरवाजे बंद हो जाए। वैसे भी मौलाना फजल रहमान हमेशा से आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बहुत ज्यादा करीब रहे हैं, तो वो नाराज जरूर हैं, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हुकूमत डिरेल हो जाएगी या कोई बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत हैं, मैं समझता हूं कि वो बस ख्वाब हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप ये तो जानते हैं कि पीटीआई ने IMF को एक डोजियर दिया और उसके अंदर बहुत सारी शिकायतें लगाई, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है कि हम ये ज़रूर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने IMF के पास मुल्क को गिरवी रखा, लेकिन हम लोगों ने जजेस तक उनको रसाई दी जहाँ पर वो ये पूछ सकें कि आप लोग तकर्रियाँ कैसे करते हैं, और उसकी फैसिलिटेशन खुद वजारत कानून ने की। क्या ये मुलाकात होनी चाहिए थी आपकी नज़र में? देखिए, दुनिया बहुत वसी हो चुकी है, बहुत जदीद हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसमें अगर आप ये कहें कि जजों की तकर्रियों का मामला जो है IMF के पास ये तरीकाकार उसको इल्म ही नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बचगाना सी बात होगी। जो भी चीज वो वजाहत चाहते थे, जो भी चीज चाहते थे, ये एक ज्यादा अच्छा तरीकाकार हो गया कि आपके पास एक सेकंड वर्जन आ गया, बजाय ये कि आप एक ओपिनियन रखें। तो दुनिया में कोई भी चीज अब छुपी भी नहीं है, अब आपको सवालों के जवाब देना पड़ते हैं, और यही वजह है कि जब भी कोई इशू होता है, कोई मामला होता है, तो तमाम की तमाम इंतजामिया जवाब देने के लिए मौजूद होती है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई राज लीक हो गया, बल्कि मुझे खुशी हुई देख के चीफ जस्टिस ने जब ये कहा कि बात चीजें ऐसी हैं कि हम तो आपको जवाब देने के पाबंद ही नहीं है, तो ये पाकिस्तान की एक आजादी और खुद मुख्तारी की तरफ भी एक कदम था। तो बहरहाल अगर हम IMF से पैकेज ले रहे हैं और हम IMF की तरफ इमदाद के लिए देख रहे हैं और उनका कर्ज हमारे पास आ रहा है और हमने उसको वापस भी करना है, तो वो सारे सवालों के जवाब तो चाहेंगे, और वो जवाब जब तक हम उस पैकेज में हमें जवाब देना पड़ेंगे। लेकिन अपनी आजादी और खुद मुख्तारी को मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बिल्कुल उसको सरेंडर नहीं किया। उन्होंने जो जवाब देना थे उन्होंने दिए, और जो जवाब वो देना मुनासिब नहीं समझते थे और अपनी आजादी, खुद मुख्तारी और कौमी इज्जत के मुनाफी समझते थे, और उन्होंने उसका बरमला इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये बात आपको क्यों बताऊं, मैं ये बात आपको बताने का पाबंद नहीं हूं। इसकी भी थोड़ी तस्दीक कर दें, आप तो सहाफी हैं, आप तक भी शायद खबर पहुंची हो कि हुकूमत शायद इरादा रखती है 2 सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का, कुछ अगर आपकी बात हुई हो तो ऐसा है? देखिए, एक बात ये है कि राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की, जो बात की, वो शायद इस तनासब में थी कि कुछ हमारे जो जज साहिबान है वो खतूत लिख रहे हैं, और राना सनाउल्लाह जो कि फ्रंट फुट पे खेलते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि उन्होंने उन खतूत के हवाले से कहा कि ये सियासी एजेंडे के तहत हो सकते हैं, मसाइल पैदा कर सकते हैं, और उनका ये काम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदार जराए से जितने से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई नया महाज खोलने जा रही है, या वो कोई जजों को टारगेट कर रही है, या वो कोई रेफरेंस नहीं लेकर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही, यानी कि हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। नजम अली खान मौजूद थे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, और रेफरेंस आएगा या फिर ये सिर्फ महज मुतज़ाद इतलात ही थी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।